नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। भ्रंश एक दीर्घकालिक बल में पर्वत निर्माणकारी प्रोसेस में अपना योगदान देने वाला बल है। तो भ्रंश क्या होता है? भ्रंश के कारण से चट्टानें हैं वो अपने अगल बगल से या आमने सामने से या फिर विपरीत आकृति में मूव कर जाती हैं। तो भ्रंश एक फ्रैक्चर होता है और भ्रंश के कारण से हल्की सी दरार होती है जिसके सहारे चट्टानें हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो भ्रंश चट्टान के दो खंडों के बीच का एक फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर वाला क्षेत्र होता है। भ्रंश चट्टान को एक दूसरे के सापेक्ष स्थानांतरित होने की अनुमति देती है। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एक चट्टान है, सामान्य चट्टान है और एक चट्टान दूसरी है उसी के समक्ष जिसमें कोई स्क्रैच पड़ा हुआ है या कोई भ्रंश आया हुआ है। तो अब अगर दोनों प्रकार की चट्टानों पर कोई बल कार्यरत होता है, यानी भ्रंश आता, भूकंप आता है या ज्वालामुखी की प्रोसेस आसपास के कहीं होती है या फिर अंतर्जात बल प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले भ्रंश के सहारे चट्टानें हैं वो टूटेंगी। तो इन चट्टानों के बीच में यहां से चट्टानें मूव करेंगी। यह हलचल तेजी से भूकंप के रूप में हो सकती है, धीमी गति से भी स्थानांतरित हो सकती है। अधिकांशतः भ्रंश भूगर्भिक समय के दौरान बार बार विस्थापन के कारण से उत्पन्न होती है और उसी से विस्थापन भी करती है। तो भूकंप के दौरान भ्रंश के एक तरफ की चट्टान अचानक से दूसरी तरफ की चट्टान के सापेक्ष में खिसक जाती है, सरक जाती है और स्थानांतरित हो जाती है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि भ्रंश एक ऐसी स्क्रैच है, ऐसा फ्रैक्चर है जिसके सहारे दो चट्टानें अगर हैं, एक चट्टान के बीच में फ्रैक्चर है तो दोनों चट्टान के दो भाग हो गए हैं और दोनों भाग हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष में एक दूसरे के विपरीत या फिर बिल्कुल सहारे से सरक जाते हैं या खिसक जाते हैं। तो चट्टानें हैं वो वीक पड़ जाती हैं भूकंप के भ्रंश के कारण से, क्योंकि वो मूव करती हैं उस स्क्रैच के सहारे, उस फ्रैक्चर के सहारे। तो भूकंप के दौरान भ्रंश के एक तरफ की चट्टान अचानक से दूसरी तरफ की चट्टान के सहारे खिसक जाती हैं। भ्रंश की सतह का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर या बीच में कुछ भी कोण हो सकता है, तो किसी भी शेप में चट्टान है वो टूट सकती है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इस प्रकार से किसी चट्टान में क्या है, भ्रंश पड़ा है, फ्रैक्चर आ गया है। अब ये फोल्ट स्क्रैप की वजह से ये दोनों चट्टानें हैं जो आज आपको दिखाई दे रही हैं, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले ग्रीन पोर्शन के साथ में अटैच था। अब फोल्ट कहाँ पड़ा है? यहाँ। तो इसी के सहारे पूरी की पूरी चट्टान है वो नीचे की ओर विस्थापित हो गई है और इसी के कारण से ये एक सोपान सा बन गया है, एक सीढ़ी है या इन दोनों के बीच में ये गैप बन गया है जिससे नीचे की चट्टान है वो हमें ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो भ्रंश की प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो भ्रंश के प्रकार कितने हैं? भ्रंश चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश। इसमें क्या होता है कि सामान्य भ्रंश में भ्रंश या फ्रैक्चर के सहारे चट्टानें एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं। यहाँ पे भ्रंश है और भ्रंश के सहारे दोनों चट्टानें अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। सामान्य भ्रंश होता है। नॉर्मल फॉल्ट होता है। इसके बिल्कुल ठीक विपरीत व्युत्क्रम भ्रंश होता है या रिवर्स फॉल्ट जिसको हम कहते हैं। जब स्क्रैच आता है या फ्रैक्चर जहां पे होता है उसके सहारे चट्टानें हैं वो विपरीत दिशाओं से मूव करके आती हैं। ठीक है, तो दो विपरीत दिशाओं से मूव करके चट्टानें जब सरकती हैं, खिसकती हैं, तो उसके सहारे व्युत्क्रम भ्रंश होता है। अगला है स्ट्रैक स्ट्रिप फॉल्ट या नति लंब पार्श्ववर्ती भ्रंश या सर्पण भ्रंश कहलाता है। तो नति लंब सर्पण क्या होता है?
इसके द्वारा चट्टानें फ्रैक्चर के सहारे ऊपर नीचे या फिर एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर विपरीत डायरेक्शन में सरक जाती हैं। नेक्स्ट है स्टेप फॉल्ट या सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश में चट्टान के ऊपर अलग अलग भागों पर भ्रंश पड़े होते हैं। जैसे कोई मेन जो रॉक है उसके अलग अलग जगह पर फ्रैक्चर आ जाता है, तो प्रत्येक फ्रैक्चर के सहारे चट्टान है वो नीचे की ओर खिसकती चली जाती है और जिसके द्वारा सोपान या फिर सीढ़ियां बन जाती हैं, तो इसे ही सोपानी भ्रंश कहा जाता है। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। स्ट्रैक स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रैक स्ट्रिप में कुछ इस तरीके से पार्श्वती एक दूसरे के समानांतर आगे पीछे या अगल बगल से चट्टानें सरक जाती हैं। नॉर्मल वाले में क्या होती हैं कि विपरीत डायरेक्शन में ये वाली भाग ऊपर रह गया और ये भाग नीचे की ओर गति कर गया। ठीक है, तो सामान्य भ्रंश इसे हम कहते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि कोई भी भूखंड है वो ऊपर भी रह सकता है और कुछ भूखंड नीचे विपरीत डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, तो नॉर्मल फॉल्ट होता है। और अगर एक दूसरे के आमने सामने मूव कर जाते हैं उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, और उसके द्वारा चट्टानें हैं वो इसी प्रकार से नीचे की ओर सरक जाती हैं। नेक्स्ट देखो, सोपानी जो मैं आपको बता चुकी हूं कि इसके द्वारा अलग अलग चट्टान के अलग अलग स्थानों पर फ्रैक्चर पड़ जाने के कारण से सोपान की रचना होती है या सीढ़ी नुमा ढाल का निर्माण होता है, और इसे हम सोपानी भ्रंश कहते हैं। फॉल्ट एंड इट्स टाइप, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण से इस प्रकार से स्ट्राइक स्ट्रिप और फॉल्ट प्लेन बनते हैं। फॉल्ट के सहारे चट्टानें सरक जाती हैं। एक्सटेंशन और ग्रेविटी के कारण से भी भ्रंश पड़ जाते हैं। दबाव के कारण से भी भ्रंश निर्मित हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब प्लेटें गति करती हैं और अभी सारी प्लेट सीमाओं के किनारे जब आमने सामने से प्लेटें टकराती हैं आकर के, तो जब नीचे सबडक्शन होता है, क्षेपण क्षेत्र होता है, तो नीचे जो बड़ी वाली चट्टान जो भारी वाली थी नीचे धंस गई और हल्की वाली उसके ऊपर चढ़ गई, तो उन दोनों चट्टानों के बीच माइनर सा फ्रैक्चर रहता है या माइनर भ्रंश हमें देखने को मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण से भी भ्रंश निर्मित होते हैं। ग्रेविटी के कारण से भी चट्टानों के अंदर भ्रंश पड़ जाते हैं। कंप्रेशन के कारण से यानी दबाव हटने दबाव बढ़ने के कारण से भी चट्टानों में भ्रंश पड़ जाते हैं। और अन्य जो बल हैं उनके कारण से भी यहाँ पर भ्रंश की प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश पे। तो सामान्य भ्रंश एक साधारण सा भ्रंश है और यहाँ चट्टानों के खंड ऊपर नीचे जाते हैं, और सामान्य भ्रंश में भूमि का एक टुकड़ा भ्रंश तल के साथ में नीचे की ओर खिसक जाता है, जिसे सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं, सामान्य भ्रंश कह सकते हैं, जहां क्रस्ट का विस्तार होता है। जैसे कि अपसारी सीमा पर, तो अपसारी सीमा का मूवमेंट है वो इस तरफ होता है, तो अपसारी सीमा का निर्माण है वो दूर दूर जाती हुई चट्टानों के कारण से होता है, तो गैप बनता है इसके कारण से, और महाद्वीपीय जो क्रस्ट है या महासागरीय क्रस्ट है उसका विस्तार होता है। इस प्रकार का भ्रंश जहां हमें देखने को मिलता है सामान्य भ्रंश, वहां पर तली का विस्तार होता है। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि रॉक्स हैं वो बिल्कुल टूट करके या उस फ्रैक्चर के सहारे बिल्कुल सफाई के साथ कट कर नीचे जा रही है और धसक रही है, साथ में ही दूर भी हो रही है, तो दूर होने के कारण से बीच में गैप बनता है और तली का
विस्तार होता है। नंबर 2, विपरीत भ्रंश या रिवर्स फोल्ड या व्युत्क्रम भ्रंश। अब व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से आकर के मिलती हैं, यानी अभिसारी प्लेट के किनारों पर इस प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो भ्रंश का व्युत्क्रम प्रकार है वो अभिसारी प्लेट के किनारों पर हमें दिखाई पड़ता है, जहां पर भारी चट्टान नीचे धस जाती है और हल्की वाली प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप चट्टानों के बीच में भ्रंश दिखाई पड़ते हैं। तो विपरीत दिशाओं से कार्य करने वाले संपीड़न बलों के कारण चट्टान का एक खंड तल ढलान के विपरीत अन्य चट्टान के ऊपर धकेल दिया जाता है और उनके परिणाम स्वरूप हमें विपरीत भ्रंश या व्युत्क्रम भ्रंश दिखाई पड़ता है। डायग्राम में देखिए, रिवर्स फोल्ड के कारण से चट्टानें हैं वो एक दूसरे से विपरीत आकार में या विपरीत दिशाओं में मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि आमने सामने मूव होने के कारण से एक के ऊपर दूसरी वाली चट्टान है वो अध्यारोपित हो जाती है और फॉल्ट है वो इस प्रकार से पड़ता है। अब ऐसा अभिसारी प्लेट सीमा के किनारे होता है जब प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती हैं और भारी प्लेट नीचे धसक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं फोल्ड के सहारे चट्टानें हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है स्ट्राइक स्प्लिट या नती लंब या पार्श्ववर्ती भ्रंश। अब क्या होता है, ये प्लेटों का जो किनारा होता है वो पार्श्ववर्ती किनारा या फिर जब चट्टानें फोल्ड के सहारे अगल बगल से या ऊपर नीचे से सरक जाती हैं बिल्कुल इजीली, तब फॉल्ट के दोनों तरफ ब्लॉक या क्षैतिज बगल में विस्थापित होते हैं तो सर्पण भ्रंश होता है। आमतौर पर भूकंप के दौरान इस प्रकार का भ्रंश हमें दिखाई पड़ता है। तो स्ट्राइक स्प्लिट फॉल्ट इस तरीके से होता है, चट्टाने इस प्रकार से फॉल्ट पड़ा तो चट्टाने हैं वो मूव कर गई हैं विपरीत डायरेक्शन में, लेकिन बिल्कुल अगल बगल से सरक गई हैं, जिसे हम नती लंब या पार्श्ववर्ती भ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है सोपानी भ्रंश। तो देखिए, समानांतर भ्रंश एक ऐसी श्रृंखला होती है भ्रंश की जो कि एक के साथ में बहुत सारे भ्रंश हमें पड़े हुए चट्टान के ऊपर दिखाई पड़ते हैं और सभी एक ही दिशा में चट्टानों को झुका देते हैं, एक विशाल सीढ़ी को जन्म देते हैं, इसलिए इसे चरण सोपानी या सीढ़ी भ्रंश भी कहा जाता है। प्रत्येक चरण में एक भ्रंश खंड है और इसका शीर्ष क्षितिज की ओर झुका हुआ है। तो देखिए, ये वाली रॉक्स हैं और इनके ऊपर लगातार नीचे की ओर धसाव होने के कारण से या फिर किसी स्थान पर उत्थापन भी हो जाता है, लेकिन लगातार एक ही प्रकार के फोल्ड पड़ने के कारण से रॉक्स हैं वो सीढ़ी नुमा आकार की हो जाती है, जिसे हम सोपानी भ्रंश कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर फोल्ड पड़ने के कारण से। अब लैंडफॉर्म जो कि भ्रंश के द्वारा उत्पन्न होती है, ट्रेपेन बनता है यानी सीढ़ी नुमा चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माउंटेन के बीच में फ्रैक्चर आया हुआ है। नंबर 1 है रैंप वैली का निर्माण होता है भ्रंश के कारण से। तो रैंप घाटी का निर्माण एक स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहता है, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण से किनारे के स्तंभ दोनों ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये वाला भाग है। इस घाटी का निर्माण क्यों होता है? घाटी पहले से यथावत है, ऐसे के ऐसे एज इट इज आकृति में बनी हुई है, लेकिन इसके किनारे हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ऐसे में रैंप वैली कहा जाता है।
दो तरफ इसमें फोल्ड पड़े हैं और दोनों ओर से जो पिलर हैं वो उठ जाते हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप वैली का एग्जाम्पल है। अगला है हॉस्ट पर्वत। तो किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं, बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है। जैसे यूरोप का हॉस पर्वत ऐसा ही पर्वत है। बीच में ग्राबेन बनता है। ग्राबेन एक वैली का ही टाइप है। तो ग्राबेन बनता है तो उसी के ग्राबेन के किनारे जो कि खड़े रह जाते हैं हॉस्ट पर्वत कहलाता है। तो ग्राबेन दो तरफ से हो सकता है, दो तरफ का भाग धंस जाए और बीच का भाग है वो खड़ा रह जाए तो उसे हम हॉस्ट पर्वत कहते हैं। दरार वाली घाटी। अब ये फोल्ट वाली रिवर कैसे बनी है? तो यह एक भूआकृतिक रचना है जो समानांतर भ्रंशों के बीच में चट्टान की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टी के कम होने से उत्पन्न होती है। दुनिया में सबसे प्रभावशाली दरार घाटी अफ्रीका की महान दरार घाटी है, जो कि मोजाम्बिक के पास से जॉर्डन में अकाबा की खाड़ी तक 7600 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। दरार घाटी का निर्माण तनाव और संपीड़न दोनों बलों के कारण से होता है। जर्मनी की राइन वैली, भारत की नर्मदा वैली, ताप्ती वैली, दरार घाटी का उदाहरण है। तो दरार घाटी क्यों बनती है? जब हम फोल्ड के प्रकार इस प्रकार से फोल्ड पड़ते हैं, नॉर्मल फोल्ड पड़ता है और नॉर्मल फोल्ड पड़ने के कारण से बीच वाले भाग हैं वो नीचे धसक जाते हैं और किनारे वाले भाग ऊपर उठे रह जाते हैं। इसी के बीच में जो घाटी हमें देखने को मिलती है वो दरार घाटी होती है। इसके द्वारा पठार का भी निर्माण होता है। तो आवरण के कारण से उठे हुए क्षेत्र में उच्च स्तर की लहरदार भूआकृतियां हो जाती हैं, वे पठार कहलाते हैं। जबकि अवसादग्रस्त क्षेत्र बेसिन बनते हैं। पठारों और घाटियों के उदाहरण में पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील बेसिन और भारत में दक्कन का पठार और बोलीविया का पठार शामिल है। तो भ्रंश के कारण से जो समीपवर्ती भाग है जो नीचे धंस जाता है, तो बाकी बीच का भाग जो कि विस्तृत क्षेत्र पे होता है और उठा हुआ भाग होता है सामान्यतः सपाट होता है, जिसमें लहरदार भूआकृतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के पठार की रचना भी भ्रंश के कारण से होती है। अब अगला है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत तब उत्पन्न हो सकते हैं जब मध्य ब्लॉक नीचे की ओर बढ़ता है, एक दरार घाटी बन जाता है, जबकि आसपास के ब्लॉक पर्वत के रूप में ऊंचे खड़े रह जाते हैं। मैंने होस्ट पर्वत में ही बता दिया था आपको कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं। तो बीच वाला भाग जो कि धंस जाता है और किनारे पे जो भाग खड़ा रह जाता है वो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। दोनों ओर समान रचना वाले पर्वत खड़े हो जाते हैं, जिसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब आते हैं भ्रंश और भूकंप के बीच में क्या संबंध है। तो भूकंप फॉल्ट पर आते हैं, ठीक है। हलचल कहाँ पे होती है? धरातल पे, जहां पे हार्ड रॉक्स हैं, सिल्ड वाला पार्ट है, वहां पे तो भूकंप प्रभावित ही नहीं कर सकता है। जहां पर प्लेटों के किनारे हैं या फिर चट्टानों के बीच में भ्रंश है, उन स्थानों पर ही भूकंप सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। भूकंप फॉल्ट पर आते हैं। स्ट्रैक स्प्लिट भूकंप स्ट्रैक स्प्लिट फॉल्ट पर आते हैं। सामान्य भूकंप सामान्य फॉल्ट पर आते हैं और थ्रस्ट भूकंप रिवर्स या फिर थ्रस्ट फॉल्ट पर आते हैं। जब इनमें से किसी एक भ्रंश पर भूकंप आता है तो भ्रंश के एक तरफ की चट्टान दूसरी ओर के सापेक्ष खिसक जाती है। आप देख सकते हैं भूकंप फोकस सेंटर और एपी सेंटर। भूगर्भ का आंतरिक भाग जहां भूकंप उत्पन्न हो रहा है, भूकंप मूल या भूकंप फोकस या हाइपोसेंटर, वहां पर
जहां भूकंप पैदा हुआ है, वहां से फोल्ट के सहारे एपिसेंटर बनता है और चट्टाने हैं वो बिल्कुल उसी के सहारे टूट जाती हैं। तो फोकस के सहारे एपिसेंटर ठीक ऊपर बनता है और सारी चट्टानों पर वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो सिस्मिक वेव्स के कारण से जहां जहां भ्रंश अधिक है या भ्रंश या दरारें अधिक हैं, उन स्थानों को तोड़ देगी या उन स्थानों को अधिक प्रभावित करती हैं। और प्रभावित होने के बाद में जो चट्टान है वो फ्रैक्चर के सहारे है, वो तो खिसक करके अलग हो जाएगी। तो भ्रंश है उसका कार्य है वो भूकंप के कारण से ही हमें दिखाई पड़ता है। तो फॉल्टिंग का महत्व या लाभ क्या है, इसके क्या लाभ है? तो वर्षा भ्रंश के परिणाम स्वरूप ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हमने पीछे देखा है, जो हवा की दिशा में राहत वर्षा का निर्माण कर सकता है। तो ब्लॉक पर्वत का जब निर्माण होता है तो एकदम से ढाल का उत्थापन होता है। ऐसे स्थान जहां पर नमी वाली वायु बहती है, लेकिन कुछ अवरोध नहीं होने के कारण से किसी स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब ब्लॉक पर्वत वहां पर बन गए हैं, तो दिशा में जो हवा की दिशा है उसके बिल्कुल सामने ब्लॉक पर्वत टकराएंगे। तो ब्लॉक पर्वत से टकराने के बाद में वहां पर बारिश हो सकती है। तो वर्षा सिंचाई और कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर किसानों को लाभान्वित करती है। ठीक है, तो वर्षा भी इससे प्रभावित होती है। अगला है बस्तियां और झरने। तो झरने अक्सर फोल्ट तल के सहारे ही होते हैं, उस फोल्ट के सहारे ही झरने हमें प्रतीत होते हैं। उनकी उपस्थिति मानव बस्तियों को आकर्षित करती। जहां पे झरने होते हैं वहां पर बेसिकली मानव अधिवास बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक जल के सोर्स होते हैं और पेयजल की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो विभिन्न मानवीय गतिविधियों का समर्थन करते हैं और फॉल्ट के सहारे झरने होते हैं और झरने के सहारे ही बस्तियां भी स्थापित की जाती हैं। पर्यटन के लिए भू आकृतियां, तो फॉल्टिंग की दृष्टि से आश्चर्यजनक भू आकृतियां बन जाती हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि दरार घाटी को देखना, ढलान या ब्लॉक पहाड़ों को देखने के लिए वहां पर पर्यटक आते हैं और भूवैज्ञानिक विशेषताएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती हैं। भूतापीय ऊर्जा, तो भ्रंश से बनी जो गहरी दरारें होती हैं उनसे भूमिगत जो भाग है वहां से भाप जेट के लिए मार्ग प्रदान कर सकती है। यानी भ्रंश से जो दरारें हमारी आंतरिक भाग तक जुड़ी हुई होती हैं वहां से एनर्जी हमें प्राप्त होती है और उस हीट को ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि एक नवीकरण का स्रोत है और टिकाऊ ऊर्जा सोर्स प्रदान करता है। नेक्स्ट है खनिज एक्सपोजर। भ्रंश के सहारे चट्टानों का हमें फ्रैक्चर मिलता है और उसी से हम सैंपल भी ले सकते हैं। तो विस्थापन उन खनिजों को उजागर कर सकता है जो पहले पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे हुए हैं। उनको हम सिल्ड पार्ट को तो तोड़ के हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन खनिजों को देखने के लिए हम भ्रंश के सहारे अगर सैंपल भी लेते हैं या उसकी खोज करते हैं तो वो हमारे लिए आसान होती है। तो देखो झीलों का निर्माण, तंजानिया में टंगानिका झील और पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में मलावी झील जैसी झीलें मूल्यवान जल संसाधन मछली पकड़ने के लिए मैदान स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन भी करती है। तो तंजानिया में टंगानिका जो लेक है और मलावी लेक अफ्रीका की रिफ्ट वैली में मौजूद है, जो कि भ्रंश के द्वारा ही निर्मित झीलें हैं। फॉल्टिंग के नकारात्मक प्रभाव या हानियां कौन कौन से हैं? तो देखो, जब फॉल्टिंग होती है तो गहरी दरारें बनती हैं और उसके कारण से परिवहन मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं और वहां पर बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला नेगेटिव इफेक्ट है। अगला है भ्रंश द्वारा चट्टानों के विस्थापन से खड़ी ढलान और गहरी घाटियां बनती हैं, जिन्हें की बस्ती बनाने के लिए या फिर फसल उगाने के लिए जो हमारे पास मैदान था, जो हमारे पास में चट्टाने थी या कोई पठारी भाग है,
वो ध्वस्त हो जाता है और अब हम वहां पे वो क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं जो कि पहले से चल रहे थे। खड़ी ढलानों के कारण से सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन और बिजली लाइनें बना पाना मुश्किल हो जाता है। जो कि खड़ी लाइनों का निर्माण है, खड़ी ढलानों का निर्माण है, वो ब्रंस के सहारे होता है। ब्रंस द्वारा निर्मित गहरी संकरी घाटियां अक्सर शुष्क होती हैं और वहां पर प्राकृतिक सूखा पैदा करती हैं। ठीक है, तो जहां पर एनर्जी नीचे से मुक्त होती है वो भाग लगभग शुष्क होते हैं। भ्रंश के कारण भूपटलीय अस्थिरता होती है, यानी भ्रंश के कारण से जो क्रस्ट है वो लगभग बराबर नहीं रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, जिसके कारण से वहां पर एंडोजेनेटिक फोर्स जो कि सडन वाले हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, वो आते रहते हैं जो मानव जीवन के लिए अधिक खतरनाक होते हैं। तो फॉल्ट हमारे लिए उपयोगी किस प्रकार से है और हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है वो आप देख चुके हैं। हमारा इसी तरह से भ्रंश आपका खत्म हो गया है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एक्सोजेनेटिक फोर्स के ऊपर, जिसमें बहिर्जात बल जिसको हम कहते हैं, और बहिर्जात बल बाहर से लगते हैं जो कि वेदरिंग, अपक्षय के द्वारा, व्रत संचलन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा से हमें दिखाई देता है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी हवाई फोटो छाया चित्र में स्केल में बदलाव होता है? ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी हवाई फोटो छाया चित्र में, एरियल फोटोग्राफ में स्केल बदल जाता है? तो वस्तु की छाया, ठीक है, वस्तु की संरचना या भू उच्चावच लैंडफॉर्म का जो स्लोप है उसके कारण से, या फिर छाया और उच्चावच दोनों के कारण से, शेड और उसकी लैंडफॉर्म स्लोप के कारण, दोनों के कारण से। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.